प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करते हैं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आप सभी को याद होगा बच्चों कि हम फिजिक्स में 12th क्लास के फिजिक्स में हम प्रीवियस में 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चों, आज हमारे पास जो यूनिट चलने वाले हैं, आज हमारी जो चलेगी यूनिट, वो चलेगी फर्स्ट बुक से। जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा 12th क्लास में 35 नंबर के लिए, ठीक है। उसमें हमारी 5 यूनिट जाएगी आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और ये बोर्ड के एग्जाम में बच्चों आपकी जो यूनिट होती है, ये बोर्ड के एग्जाम में जो आपकी यूनिट है बच्चों, वो 4 मार्क्स की है, ठीक है। तो उसमें से आपके 100% 4 मार्क्स आपके आ जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। इस यूनिट में जो आपका चैप्टर जाता है बच्चों, वो केवल एक ही चैप्टर जाएगा। उस चैप्टर का नाम भी आपकी यूनिट के नाम पे ही है बच्चों, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका। इस चैप्टर को हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। ये 4 मार्क्स का आपका चैप्टर है बच्चों, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको हम 2 चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों। तो अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से कंप्लीट कर लेते हैं, ध्यान से पढ़ लेते हैं, इसके अच्छे से नोट्स बना लेते हैं, तो आपके 100% बच्चों इस चैप्टर से 4 मार्क्स 100% आ ही जाएंगे। यानी कि इसमें से ये चैप्टर चूकेगा नहीं आपसे, ठीक है। इसमें हर साल आपका कोई ना कोई क्वेश्चन 2 नंबर का या 3 नंबर का, 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन हर साल आपका पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, चलिए आइए बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो ये तरंगे कौन सी होती हैं? ये तरंगे वो जिसमें किसी माध्यम की हमें आवश्यकता ना हो, है ना। और द्रव्य तरंगे वो होती है इसमें हमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी कि तरंगे 2 तरह की होती है हमारे पास में, एक द्रव्य तरंगे होती है और एक वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, है ना। द्रव्य तरंगे जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसा लाइक हमारे पास में एक रस्सी होती है, उसका अगर एक सिरा बांध दिया जाता है, उसको जब ऐसे हिलाते हैं तो उसमें एक वेव बन जाती है ना। तो उस वेव के लिए वहां पर रस्सी का होना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपके समझ में आ पा रही होगी। और विद्युत चुम्बकीय तरंगे जिसमें किसी माध्यम के बच्चों में आवश्यकता ना हो, ठीक है। अब अगर इसमें आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पे हम, तो इसके लिए मैक्सवेल ने कुछ एक कल्पना की थी। यहाँ पर क्या कल्पना की थी? जो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन रहेगा यहाँ पे बच्चों, वो क्या रहेगा कि सामान्यतः क्या होता है कि प्रकृति एवं उसके नियमों, सामान्यतः प्रकृति एवं उसके नियमों से संबंधित पाया जाता है ना। नॉर्मली क्या है कि संबंधित मतलब कि समानता पाई जाती है, ठीक है। लेकिन जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने जो हमारे 1831 से लेके 1879, है ना, ठीक है, 1879 ने यह परिकल्पना की थी कि वास्तव में ऐसा ही होता है, ना कि केवल वैद्युत धारा वर्ण समय के साथ परिवर्तनशील वैद्युत, मतलब समय के साथ अगर आपका वैद्युत क्षेत्र बदल रहा है ना, तो समय के साथ अगर आपका परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र हो रहा है, तो उस केस में यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी आपका उत्पन्न होगा। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर आपका वैद्युत क्षेत्र बदलता है तो किसी स्थान पर उस जगह आपका चुंबकीय क्षेत्र भी आपका उत्पन्न होगा। मैक्सवेल ने समय के साथ परिवर्तनशील धारा से जुड़े संधारित्र के बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एम्पेयर का नियम लगाया, ठीक है। अब एम्पेयर का नियम ये कहता है कि किसी बंद लूप में प्रवाहित कुल धारा का जो म्यू नॉट गुना होता है वो रेखीय समाकलन के बराबर होता है, ठीक है। आपने जानना होगा कि मैं एम्पेयर का जो नियम है वो बी डॉट में डी एल इजिकल टू आपका म्यू नॉट इंटू में आई होता है ना। कि किसी बंद लूप में या किसी बंद लूप से जो रेखीय समाकलन होगा आपका, है ना, चुंबकीय फ्लक्स जो आपका रेखीय समाकलन होगा, उस परिपथ से बंद धारा का, उस लूप से बंद धारा का कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इस नियम का प्रयोग करा और समय के साथ पाया कि उसमें एक विसंगति है, जिसे दूर करने के लिए, यानी कि जिसको दूर करने के लिए उन्होंने एक अतिरिक्त धारा की कल्पना की, अस्तित्व में उसको लाने का प्रयास करा, जिसको उन्होंने नाम दिया विस्थापन धारा। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, विस्थापन धारा। तो यहां तक बात बच्चों समझ में आ रही है। अब ये हो कैसे रहा है, अगर इसमें देख लेते हैं बच्चों, तो ये हो कैसे रहा है। मान लेते थे कि हमारे पास में अगर कोई लूप है, ठीक है, और अगर हमारे पास में लूप है बच्चों, तो इस लूप में हम मान के चल लेते हैं कि इसका अपना एरिया रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम कोई मैग्नेट यहाँ पर लेकर आते हैं इसके पास में, ठीक है, इसके पास में जैसे बच्चों मैग्नेट लेके जाते हैं, तो आप जानते होंगे कि मैग्नेट से एक मिनट देखिए। तो बच्चों मैग्नेट से क्या होगा यहाँ पे कि जब इस मैग्नेट को मूव करवाएंगे यहाँ पे हम,
तो इससे क्या होगा कि कुछ तरंगे निकलेंगी यहाँ से, कुछ तरंगे नहीं, जिसको यहाँ पर बोलते हैं बच्चों वैद्युत चुंबकीय सॉरी वैद्युत बल रेखाएं, जो हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं। इस तरीके से बच्चों यहाँ पे निकल रही होंगी। ठीक है, जब ये तरंगे ये तरंगे आपकी किसी बंद लूप से निकलती हैं, तो हम यहाँ पर क्या कह के चलते हैं कि जब बंद लूप से निकलती हैं तो उसका ना चुंबकीय फ्लक्स में बच्चों परिवर्तन आ रहा होगा। यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में बच्चों यहाँ पे परिवर्तन आ रहा होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब अगर यहाँ पे देखते हैं तो फाई बराबर आपका होता है बी डॉट ए होता है ना। अगर आप बी जानते हैं तो बच्चों बी क्या होता है बी बराबर आपको होता है म्यू नॉट अपॉन में 2 इंटू में आई अपॉन आर होता है। ठीक है, तो यानी कि जैसे हम किसी लूप के पास में किसी चुंबक को लाते हैं, मूव करवाते हैं, तो उससे निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। और जैसे ही बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो उस केस में यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा बच्चों, तो आपको याद होगा फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वैल्यू होती है माइनस के डी फाई अपॉन में डी टी। बी डाल दिया बेस में कि चुंबक के कारण ये हो रहा है ना, चुंबकीय फ्लक्स माइनस के लिए ये बताता है कि ये विरोध कर रहा है। ठीक है, किसका? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का। तो यानी कि जब किसी मैग्नेट को हम किसी लूप के पास लाते हैं बच्चों, तो उस केस में बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, यानी कि लाएंगे पीछे ले जाएंगे, लाएंगे आगे ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे, है ना। तो उससे बल रेखाओं की संख्या बदल जाएगी, और जैसे बल रेखाओं की संख्या बदल जाती है तो उस केस में आपका फाई बदल जाएगा। फाई बदला तो आपका ई आया। ठीक है, यानी कि आप बी से ई निकल जाता है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि अगर आपके पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड था तो उससे आपका क्या बन जाता है बच्चों, उससे आपका हम कह सकते हैं कि वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको उत्पन्न हो जाता है। तो या तो ई कह सकते हैं, है ना। अब ई, इस ई से उत्पन्न हो जाने से बच्चों क्या निकलेगा आपका, साथ साथ में जब प्रेरित विद्युत वाहक बल आ चुका है तो उस केस में उससे गुजरने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रहे होंगे बच्चों, या प्रोटॉन्स जो रहे होंगे, वो भी मूवमेंट करते हैं, वो भी गति करेंगे। जब वो गति करेंगे बच्चों तो वहां पर एक धारा बहने लगती है। तो यानी कि इस केस में यहाँ पे एक धारा भी बहने लगती है। और जहां धारा आ जाएगी तो या जहां पर धारा आ जाएगी तो वहां पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन जाएगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होगा कि जब एक इस सिरों के बीच में एक विद्युत वाहक बल आपको उत्पन्न हो जाएगा, या पोटेंशियल आपको उत्पन्न हो जाएगा, तो उस केस में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ई बराबर का होता है वी अपॉन में एल हो जाता है। एल डिस्टेंस यानी कि, तो आप समझ पा रहे हैं बच्चों। नॉर्मली क्या है कि यदि हम किसी लूप के पास में एक कुंडली को लेकर आते हैं, सॉरी एक मैग्नेट को लेकर आते हैं, तो उससे बल रेखाओं की संख्या बदल जाती है। बल रेखाओं की संख्या बदल जाने से फ्लक्स बदल जाएगा, फ्लक्स बदल जाने से विद्युत वाहक बल आपको उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत वाहक बल कह सकते हैं, पोटेंशियल कह सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है यहाँ पर, है ना। तो जैसे वी आ जाएगा उस केस में वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बी से आपका ई बन जाता है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में देखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब विस्थापन धारा की अगर हम कल्पना करते हैं बच्चों, तो विस्थापन धारा आपकी किस तरीके से यहाँ पर निकल के आती है। ठीक है, तो मैक्सवेल ने बच्चों क्या माना, मैक्सवेल के अगर हम यहाँ पर कल्पना की बात कर लेते हैं तो उन्होंने बच्चों यहाँ पर क्या माना, उन्होंने बच्चों सबसे पहले कंसिडर किया एक संधारित्र लिया बच्चों उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने एक संधारित्र लिया। ठीक है, सबसे पहले बच्चों उन्होंने एक यहाँ पे संधारित्र लिया। ठीक है, अब जब संधारित्र लिया बच्चों उन्होंने यहाँ पे, तो संधारित्र लेने के बाद उन्होंने क्या काम किया कि संधारित्र को उन्होंने एक किसी से यहाँ पे यानी कि एक सेल से इसको लगा दिया, टच करा दिया, एक यहाँ पे इसको सेल लगा दिया। ठीक है, अब सेल देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से लग रहे हैं यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि आपके पास में सेल लगा हुआ है। ठीक है, और ये सेल जैसे हमने लगाया यहाँ पे, तो सेल में हम जानते हैं कि बड़ी प्लेट जो होती है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करती है, और जो छोटी प्लेट होती है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया, तो यहाँ पे उन्होंने साथ में इसमें स्विच लगा दिया। ठीक है, हम मान के चल लेते हैं कि यहाँ पे इन्होंने एक स्विच लगा दिया, जिसको हम यहाँ पे कुंजी कह के चल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे,
अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों, तो आपके पास में यहाँ पे एक संधारित्र आ चुका है। अब जैसे यहाँ पर संधारित्र आ जाता है बच्चों आपके पास में, तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर ये माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर ये प्लस को रिप्रेजेंट करता है, आपका स्विच हो जाता है कुंजी, है ना। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों, तो इस केस में यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको इससे टच करा दिया जाएगा, ठीक है, तो आपका करंट फ्लो होने लगेगा। करंट आपका फ्लो होता है बच्चों प्लस से माइनस की ओर, है ना। तो जैसे यहाँ पर ये प्लस जाएगा, तो यहाँ पे जो करंट आपका जा रहा है ये प्लस से साइड से जा रहा है, और इस वजह से आपकी जो पूरी प्लेट होगी ये पूरी की पूरी पॉजिटिव आपकी बन जाएगी, ठीक है। दूसरा यहाँ से जाता हुआ ये माइनस में जा रहा होगा, ठीक है, यानी कि करंट चूंकि माइनस की तरफ आता है तो ये करंट आपका आ रहा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपके। और ये पूरी प्लेट आपकी माइनस की बन जाती है, ठीक है। ये पूरी प्लेट आपकी माइनस की बन जाती है, ठीक है। अब उस केस में बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपकी बाहर धारा बह रही है, ये वाली कौन सी धारा बह रही है, ये जो धारा बह रही है ये इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के लिए बह रही है। इलेक्ट्रॉन चूंकि चल रहे होंगे तो इसलिए इस धारा को बोला जाता है बच्चों चालन धारा। इसको रिप्रेजेंट किया था आईसी से, जिसको कहते हैं हिंदी में चालन धारा, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर अगर बच्चों हम दो नियम लगा के चलते हैं, दो नियम हमारे कौन कौन से होते हैं बच्चों। पहला आपका होता है किरचॉफ का पहला नियम, है ना, किरचॉफ का धारा नियम कह सकते हैं यहाँ पे, धारा का नियम। धारा नियम क्या कहता है बच्चों कि किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का जो योग होता है वो शून्य हो जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लगाएंगे एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम, है ना। अब एम्पियर का नियम क्या कहता है कि किसी बंद लूप से, है ना, निकलने वाला जो रेखीय समाकलन होगा कुल, उस परिपथ की कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। ये आपका एम्पियर का नियम हो गया। तो अब जब संधारित्र वाले केस में जाते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखा जाता है कि अगर बाहर देखा जाता है बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले तो आप एक चीज को नोटिस करेंगे यहाँ पे कि किरचॉफ का जो पहला नियम कहता है, आपका किरचॉफ का जो पहला नियम है बच्चों यहाँ पर, कि बाहर से तो धारा जा रही है। इस पॉइंट पर अगर देखा जाता है कि अगर संधारित्र के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, तो एयर कंसिडर कर लेते हैं, कोई इंसुलेटर कंसिडर कर लेते हैं, उसमें दोनों में धारा नहीं बहती है। तो फिर यहाँ पर क्या करंट है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों हमने क्या काम किया, मैक्सवेल ने क्या काम किया यहाँ पे उन्होंने यहाँ पर एक है ना कंपास को लगाया। अब जैसे उन्होंने यहाँ पे कंपास को लगाया, ठीक है, तो कंपास में देखा कि सुई घूम गई यहाँ पर। अब सुई घूम गई तो उसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कोई धारा आपकी रही होगी, या आपका यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा, ठीक है। अब ऐसा कैसे हो रहा है कि जब संधारित्र को यहाँ पर चार्ज किया जा रहा होगा, तो इस केस में यहाँ पर आपका क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर बनता है वो प्लस से माइनस की तरफ बन रहा होगा, और धीरे धीरे करके वैल्यू आपकी इंक्रीज होने लग रही होगी। यानी कि जैसे ही संधारित्र को यहाँ पे संधारित्र को आप बैटरी के पावर से कनेक्ट कर देते हैं, तो बैटरी संधारित्र के सिरों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर आपका जनरेट हो जाता है। और जैसे हम जानते हैं कि अब यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या परिवर्तित होगा या कांस्टेंट होगा। तो समय के साथ बच्चों क्या होगा कि जैसे जैसे उसको हम चार्ज कर रहे होंगे, जैसे जैसे हम इसको चार्ज कर रहे होंगे, जैसे मान लेते कि जैसे पहले आया उसको धीरे धीरे करके चार्ज हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका यहाँ पे जा रहा है बच्चों, उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगी, है ना। उसकी इंटेंसिटी बच्चों धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगी, है ना। इस तरीके से वैल्यू उसकी बढ़ने लगेगी, ये वैल्यू उसकी आपकी धीरे धीरे करके वैल्यू बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका वो परिवर्तित इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे परिवर्तित आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहां पर आपका एक मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाता है, ठीक है। साथ में उन्होंने क्या काम किया साथ में उन्होंने बच्चों क्या काम किया कि यहां पर उन्होंने बाहर अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, तो उन्होंने एक यहाँ पे लूप की कल्पना कर ली, ठीक है। इस लूप की अगर हम यहाँ पे कल्पना कर लेते हैं, तो एम्पियर के नियम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाता है बच्चों, तो यहाँ पर इस लूप से निकलने वाला जो आपका रेखीय समाकलन होगा कुल, वो क्या होगा, इसमें बहने वाली धारा कौन सी बच्चों, आईसी। तो यानी कि म्यू नॉट इनटू में आईसी आ जाएगा, जो आईसी यानी कि चालन धारा हो गए, ठीक है। जबकि अगर बच्चों बीच में देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे बीच में कंसिडर कर लेते हैं
बीच में जब बच्चों हम यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे और यहाँ पर अगर एक लूप को कंसिडर कर लिया जाता है तो यहाँ पर आपको देख के बताना है कि कोई धारा आ रही है नहीं आ रही है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ से कोई धारा इसमें नहीं जा रही है, तो किरचॉफ का जो पहला नियम है बच्चों कि आने वाली धारा निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। तो यहां तक तो धारा आपकी जा रही है बच्चों IC, यहां तक तो बच्चों आपकी धारा जा रही है IC, लेकिन बाहर नहीं जा रही है और यहाँ पे धारा आपकी आ रही है IC, ये धारा आपकी IC यानी कि चालन धारा हो रही होगी। तो अंदर कोई धारा है या नहीं है, तो किरचॉफ के पहले नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो इस हिस्से में कोई धारा आपको नहीं नजर आ रही होगी, तो यानी कि किरचॉफ का पहला नियम यहाँ पे फेल हो गया था। मैक्सवेल ने एम्पियर का जब यहाँ पर नियम लगाया तो उसमें देखा कि अगर कोई कंपास यहाँ पर रखते हैं तो वो विक्षेपित हो रही है यानी कि हिल रही है, तो विक्षेपित तभी तो हो सकती है जब वहां पर कोई धारा बह रही होगी। तो मैक्सवेल ने यहाँ पर एक अतिरिक्त धारा की कल्पना करी। वैसे अगर इसके अकॉर्डिंग देख लेते हो तो यहाँ पर कोई धारा तो होगी नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर बच्चों देखते हैं यहाँ पर तो आपका निकल कर आएगा म्यू बी डॉट में DL म्यू नोट इंटू में आई होना चाहिए, और आई की वैल्यू बच्चों यहाँ पर कितनी है 0, यानी कि कोई धारा नहीं बह रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर बी डॉट में DL इज इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए 0, जबकि 0 तो यहाँ पर है नहीं, चूंकि परिवर्तित इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न आपका हुआ होगा जिसकी वजह से यहाँ पर कंपास सुई घूम गई है ना, और जहां परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होगा तो यानी कि वहां पर एक धारा भी बह रही होगी। तो मैक्सवेल ने इस विसंगति को दूर करने के लिए यहाँ लिखा है ना बच्चों, एम्पियर के नियम को प्रयुक्त करने के लिए उसने एक विसंगति पाई गई है ना, इस विसंगति को दूर करने के लिए उन्होंने एक अतिरिक्त धारा की कल्पना करी जिसको यहाँ पर नाम दिया गया बच्चों विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट, इसलिए इसको रिप्रेजेंट किया गया ID से, ठीक है। और ID से रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने फिर संशोधन किया एम्पियर की जो एम्पियर की जो इक्वेशंस थी उन्होंने फिर उसको बाद में संशोधित किया और संशोधन करके आपको बताया कि उसको हम फिर लिख सकते हैं B डॉट में DL, ठीक है, B डॉट DL म्यू नोट जो होगा आपका IC प्लस के ID, ये इक्वेशन जो आपकी होती है वो एम्पियर की मैक्सवेल समीकरण है, जहां पर IC धारा चालन धारा होगी और जहां पर ID आपकी होगी विस्थापन धारा। अब इस इक्वेशन का यूज करते समय जो धारा नहीं होगी उसको 0 मान लिया जाता है। जैसे अगर हम बाहर देख लेते हैं बच्चों, तो बाहर आपकी धारा है आपकी IC, बाहर धारा होगी आपकी IC है ना इस केस में, तो इस केस में यहाँ पर ID को 0 मान लिया जाएगा, आपका बन जाएगा म्यू नॉट इंटू IC। जबकि अंदर वाले केस में देखा जाए तो एक अतिरिक्त धारा जो बह रही है तो उसको हमने विस्थापन धारा का नाम दिया जिसको हमने रिप्रेजेंट किया ID से, ठीक है। तो यहाँ पर IC को 0 मान लिया जाएगा तो म्यू नॉट इंटू ID आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी बच्चों आपकी विस्थापन धारा, ठीक। अब आगे चल लेते हैं बच्चों, अब जैसे आगे चल लेते हैं यहाँ पे तो आपका निकल के आता है बच्चों यहाँ पे आपका यहाँ पे बच्चों निकल कर आता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपका, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब यहाँ पर जहां पर आपका वैद्युत क्षेत्र बच्चों परिवर्तित हो रहा होगा वहां पर ऑटोमेटिकली चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तित हो रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक वेव बन जाती है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इसके लिए हमें क्या हो चाहिए बच्चों, एक त्वरित आवेश वैद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत बन जाता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत बन जाता है, ठीक है। जब कोई त्वरित आवेश किसी आवर्ती से दोलन करता है, अर्थात यह शून्य से अधिकतम मान तक बढ़ता है फिर धीरे धीरे करके शून्य हो जाता है, ठीक है। तो यह आवेश में दोलन करते हुए वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, दोलन करता हुआ वैद्युत क्षेत्र एक दोलन करता है ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो पुनः दोलन करते हुए, यानी कि जैसे जैसे दोलन होगा तो पहले ई से बी बनेगा। नॉर्मली क्या है कि पहले अगर आपका ई से बी बनता है फिर बी से आपका ई बनेगा, फिर ई से आपका बी बन जाएगा, इस तरीके से आपका ये चलता रहता है सीक्वेंस आपका, है ना, ई से बी, बी से ई, बी से ई, इस तरीके से आपका सीक्वेंस चलता रहता है जब कंपन करते हैं, ठीक है। पुनः दोलन करते हैं वैद्युत स्रोत का वैद्युत स्रोत का बन जाता है तथा यह प्रक्रिया आगे तक चलती रहती है। इस प्रकार एक त्वरित आवेश वैद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत बन जाता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत बन जाता है, ठीक है, जो चुंबकीय ऊर्जा का विकिरण करता है, यानी कि तरंगे जो होती हैं आपकी वो ऊर्जा का ही स्थानांतरण करती है, तो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ऊर्जा तरंगों के रूप में, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है,
अगर आपके पास में 3 कोऑर्डिनेट हमारे पास में है एक्स वाई जेड, तो उसमें आपकी तीनों एक दूसरे के लंबवत होती है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, एक्स में हमने मान लिया कि आपकी जो तरंग है वो आपकी आगे की तरफ बढ़ रही होगी, तरंग संचरण आपका आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, और वाई वाले एक्सिस पे आपने मान के चला है कि वैद्युत क्षेत्र होगा जिसका आपने ई से रिप्रेजेंट किया है, और जेड वाले एक्सिस पर आपका होगा बच्चों चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी। ठीक है, और ये दोनों बच्चों आपके क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और साथ में तरंग के भी लंबवत होते हैं। देखिए आप, ये ऊपर सीधा सीधा आपका जो आ रहा है वो ई जा रहा है, और नीचे की तरफ जो आ रहा है आपका है ना वो बी जा रहा है। ठीक है, और साथ में एक दूसरे को ये लंबवत आपके परपेंडिकुलर आगे की तरफ तरंग लगातार आगे बढ़ती चली जाएगी। तो तरंग नॉर्मली आपकी ऊपर नीचे मूव कर रही है, तो ये जो तरंग की प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, तो इस तरीके से तरंग आपकी चलती रहेगी। अगर बच्चों आज में आगे देख लेते हैं ये क्वेश्चंस एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आपसे काफी बार पूछा जाता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखिए या विलक्षण लिखिए, है ना। तो गुण 5 लिखिए, 4 लिखिए, 7 लिखिए, ये डिपेंड करता है कि कितने गुण कितने मार्क्स में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर अपना देना होगा। अगर मान लो 1 नंबर में आता है तो 2 पॉइंट लिख दीजिए कोई भी। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में आता है तो आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंट लिखने होंगे, और अगर क्वेश्चन ये आपका 3 नंबर में आता है तो फिर कम से कम आपको 7 या 8 पॉइंट आपको लिखने होंगे। ठीक है, तो नॉर्मली आप जानते हैं कि जो तरंग यहाँ पे हमने बना रखी है वो आपकी आगे की तरफ बढ़ती है, तरंग की दिशा है ना, ऊपर जाता है आपका ई और नीचे जाता है आपका बी, है ना, यानी कि तीनों ही एक दूसरे के लंबवत होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो पहला जो पॉइंट है आपका, ये त्वरित अवमंदित अथवा दोलनायाम आवेशों के कारण उत्सर्जित होती हैं, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, ये तरंगे आपकी अनुप्रस्थ होती हैं। ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा जाता है। जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा क्वेश्चन तो आपको दिखाऊंगा वहां पर कि किस तरीके से क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तरंगों के प्रवाह की दिशा के लंबवत, तरंग के प्रवाह की दिशा यानी कि जहां तरंग आपकी चल रही होगी आगे, जैसे हमारे पास में 3 एक्सिस हैं एक्स वाई जेड। अगर तरंग बच्चों आपकी एक्स एक्सिस में आगे बढ़ रही है तो तरंगों के प्रवाह की दिशा के लंबवत, है ना, वैद्युत क्षेत्र दोलन करता है, और इन दोनों दिशाओं की अभिलंबत दिशा चुंबकीय क्षेत्र दोलन करता है। यानी कि तरंग जहां चल रही होगी उसके लंबवत गति करेगा। तरंग चल रही है आपकी आगे की तरफ, है ना, तो तरंग चलने की लंबवत गति करता है ई, और इन दोनों के लंबवत गति कर रहा होगा आपका बी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इन तरंगों को चलाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है, प्रकाश तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे परिवार का एक अल्प अंश है। ठीक है, तथा इसलिए निर्वात में अधिकांश जो चाल होती है उसकी वो होती है, सीसेस को रिप्रेजेंट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। 4th पॉइंट आपका है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे मुक्त आकाश में प्रकाश के वेग यानी कि 3 × 10⁸ से गति करती हैं। ठीक है, और यह चाल जो है आपकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करती। 5वां पॉइंट आपका है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे उदासीन होती हैं। जब ये उदासीन होंगे तो ये वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में इसमें कोई विक्षेपित या विक्षोभ नहीं आ पाएगा। ठीक है, या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, अब आगे देख लेते हैं बच्चों। अगला पॉइंट आपका कहता है कि मुक्त, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, न्यूमेरिकल जितने करने होंगे बच्चों आपको इसी पॉइंट से करने होंगे, तो इसलिए इस फॉर्मूले को याद रख लेना बच्चों आप, E/B = C, है ना। तो C बराबर यहाँ पर E/ में बच्चों B लगा के चलेंगे, और दोनों का जो रेशो होता है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। मुक्त आकाश में चलती वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत, है ना, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाणों का अनुपात प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश का वेग कितना है, 3 × 10⁸ ठीक है, अगर हम बात करते हैं निर्वात में या आकाश में, मुक्त आकाश में। लेकिन अगर किसी माध्यम में बात करते हैं तो माध्यम के लिए आपको V से रिप्रेजेंट करना होगा, और ये V बराबर आ जाएगा 1/√μ × ε। ठीक है, ये μ0 है, ये निर्वात की चुंबकशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता है, ये माध्यम की विद्युतशीलता है ना। ठीक है, दूसरा आपका ये पॉइंटिंग पॉइंट सदिश S वेक्टर S = 1/μ0 × वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B का औसत मान तरंग की तीव्रता के परिमाण को प्रदर्शित करता है, तीव्रता, इंटेंसिटी। ठीक है, अगला पॉइंट आपका,
ये तरंगे वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती, परंतु फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट आपका है वैद्युत चुंबकीय तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण की घटनाओं को प्रदर्शित करती हैं। ठीक, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद करने होंगे। ये पॉइंट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपसे काफी बार पूछे गए हैं। दूसरा नॉर्मली क्या है बच्चों आपका, जैसे हमने बताया कि वैद्युत जो चुंबकीय तरंगे होंगी वो ई और बी के दोनों के परपेंडिकुलर तरंग के चलने की दिशा के भी लंबवत होती है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो एक दूसरे के लंबवत जैसे यहाँ पे दिखा रखा है ना, एक दूसरे के लंबवत, यानी कि ई और बी एक दूसरे के लंबवत है ना, एक दूसरे के लंबवत वैद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के जिनकी साइन का जो वक्र आपका बनता है इस तरीके से जो वक्र जाता है आपका, इसको यहाँ पे ज्या वक्र बोलते हैं। ज्या वक्र दोलनों से बनी होती है। ठीक है, तथा ये दोलन तरंगे संचरण की दिशा के भी लंबवत होती है। चूंकि तरंग आपकी आगे की तरफ बढ़ रही है ना, ये रहा तरंग संचरण की दिशा। ठीक है, ये आपकी आगे की तरफ बढ़ रही है, तरंग संचरण की दिशा आगे की तरफ आपकी बढ़ रही है, दोनों के लंबवत होती है। ठीक है, जब लंबवत होती है तो यहां से इक्वेशंस बना सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर कुछ इसमें कला का डिफरेंस लेके चलें, E बराबर ई नोट यहाँ पर आपका होगा अधिकतम मान इसका। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का साइन के एक्स माइनस के ओमेगा टी, और ऐसे बी के लिए बी नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इक्वेशंस 1 और 2 को मान लेते हैं यहाँ पे। जो साइन कर्व होगा आपका, ठीक है, के अनुसार ई जो है आपका वेक्टर ई जो है आपका एक्स वाई तल, ये वाला तल आपका एक्स हो गया, ये वाला तल आपका वाई हो गया, तो ये पूरा जो तल होगा आपका वो एक्स वाई कहलाएगा, है ना, एक्स वाई तल कहला देगा। एक्स वाई तल में क्या आपका ई है। ठीक है, तो इक्वेशन ई के लिए आप देखें यहाँ पर ई वाई बराबर, चूंकि वाई एक्स जा रहा ना वाला, तो इसलिए वाई लिख दिया यहाँ पे, बेस में वाई आ गया। ई वाई इजिकल टू ई नोट साइन के एक्स माइनस के ओमेगा टी। अब यहां से अगर के को बच्चों कॉमन ले लिया जाता है और के की वैल्यू जो है यहाँ पर हमारी बन जाती है, वो बन जाएगी आपकी के बराबर 2 पाई अपॉन लेमड़ा बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ से के को कॉमन ले लेंगे तो आपका बन जाएगा एक्स माइनस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा के टी, है ना। अब के की वैल्यू बच्चों यहाँ क्या रखी गई है, 2 पाई अपॉन लेमड़ा, जहाँ लेमड़ा जो होगी तरंग की तरंग दैर्घ्य, ओमेगा कोणीय आवर्ती है, और ओमेगा अपॉन के इजिकल टू आपका जाएगा सी, जो तरंग की चाल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे अभी देखें यहाँ पर के की वैल्यू हमने यहाँ बता रखी ना, के बराबर आपको देखेंगे तो यहाँ पर हमने लिखवाया 2 पाई अपॉन लेमड़ा होता है, तो 2 पाई अपॉन लेमड़ा हो गया। फिर चला जाएगा एन सी, मतलब लेमड़ा ऊपर चला जाएगा ना आपका, तो आपका बन जाएगा एन लेमड़ा, है ना, और एन लेमड़ा इजिकल टू आपके क्या जाएगा सी, यानी कि प्रकाश की चाल के बराबर हो जाता है। सेम उसी प्रकार हम बी के लिए देख सकते हैं। तो हमारे पास में जो इक्वेशन सी वाली हैं वो ई के लिए हैं, ये न्यूमेरिकल करने में आपको मदद करेंगे बच्चों, ये बी के लिए हैं। और बी के लिए जब बच्चों हमने यहाँ देखा है ना, बी के लिए जब बच्चों यहाँ निकाला है तो यहाँ पे जेड लिखा है बेस में, चूंकि जेड किस लिए लिखा है, ये जेड एक्सिस पे जा रहा है आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मतलब ये जो थ्योरी हमने ये डेरिवेशन देखा है कि न्यूमेरिकल करने में इक्वेशंस हमारी काम आने वाली हैं। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं बच्चों। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें हमें दृश्य प्रकाश तो मिलता ही है, जिसको विवर्त के नाम से जानते हैं, इसमें लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक होता है। ठीक है, जिसकी तरंगदैर्घ्य आप जानते होंगे कि 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है ना। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 4 गुना 10 की पावर माइनस के 7 मीटर से 7.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 मीटर चला जाएगा। तो इसको नैनो में कन्वर्ट करें तो हम नैनो में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, नैनोमीटर में कहाँ से, 400 नैनोमीटर से जाएगा आपका 780 नैनोमीटर चला जाएगा। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो आपका जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 से 7.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 मीटर चला जाएगा। ठीक है, हर्ट्ज तथा अनेक वैज्ञानिकों ने विभिन्न तरंगदैर्घ्य और आवर्ती, मतलब सूर्य के स्पेक्ट्रम में जो दृश्य भाग होता है उसके अतिरिक्त जो अदृश्य भाग होता है जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन होता है, जिसमें आपका एक्स किरणें आ जाती हैं, रेडियो तरंगें आ जाती हैं, पराबैंगनी तरंगें आ जाती हैं,
इनको तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में रखना, ठीक है, वो आपका कहलाता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ठीक, अनेक वैज्ञानिकों ने विभिन्न तरंग दैर्ध्य आवृत्तियों की एक वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त करी। ठीक है, देखिए सफलता प्राप्त करी। सभी चुंबकीय तरंगों के सामान्य गुणधर्म विशेषताएं एक समान होते हैं, किंतु इनकी तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होने के कारण इनके प्रभाव भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, वर्म हमने लगा रखा है, पहला आपका बैंगनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, कि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। इस तरीके से अगर हम देखते हैं यहाँ पे लेमड़ा के लिए, तो आपका हो जाएगा ये वाला क्या, लेमड़ा निकल का जाएगा तरंग दैर्ध्य। ठीक है, ये तरंग दैर्ध्य में निकल का जाएगा। तो आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। सामान्यतः वैद्युत चुंबकीय तरंगों के तरंग दैर्ध्य के बढ़ते अथवा आवर्ती के घटते क्रम में व्यवस्थित प्रतिरूप को वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। बात समझ आ गई ना बच्चों आपके? यानी कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम या आवर्ती के घटते हुए क्रम में एक प्रकार व्यवस्थित करना ही आपका क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस स्पेक्ट्रम का अधिकांश भाग आपका अदृश्य इनविजिबल होता है। इस भाग को अदृश्य स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो नहीं दिखाई दे रहा उसको अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं, और जो दिखाई दे रहा उसको दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यानी कि हमको दिखाई देता है उसको दृश्य स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम, यानी कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम, ठीक है, में लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक के सभी रंग दिखाई देते हैं आंखों से। अतः इसकी जो स्पेक्ट्रम की परास है आपकी देखिए यहाँ पे 7.0 इंटू 10⁻⁷ से 7 मीटर लाल रंग। वैसे तो यहाँ पे 7.8 आ गया था आपका, अगर आपको याद आ रहा हो पीछे में जो बनाया था, लेकिन कई जगह आपको 7 मिल जाएगा लिखा हुआ, है ना। मीटर से लेकर 4 इंटू 0 इंटू 10⁻⁷ मीटर बैंगनी रंग के लिए तरंगधरी परिसर में फैला हुआ होता है। यह वैद्युत चुंबकीय तरंगों का छोटा सा भाग होता है जो आपको दिखाई देता है, इसलिए इसको बोला जाता है दृश्य स्पेक्ट्रम। और अदृश्य स्पेक्ट्रम बच्चों इनविजिबल स्पेक्ट्रम, जो आपको दिखाई ना दे। विभिन्न खोजों से ज्ञात हुआ कि सूर्य से प्राप्त श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम केवल लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक सीमित नहीं है। लाल रंग से लेके बैंगनी रंग तक सीमित नहीं है। ठीक है, लाल रंग से लेके बैंगनी रंग तक सीमित नहीं, बल्कि लाल रंग से ऊपर और बैंगनी रंग से नीचे, लाल रंग से ऊपर जिसकी तरंग दैर्ध्य है और बैंगनी रंग से नीचे इसकी तरंग दैर्ध्य है। आप अगर यहाँ पे देख पाए बच्चों तो ये आपको मिल जाएगा, ये वाला स्पेक्ट्रम यहाँ पे दृश्य भाग है। इसमें अगर आप यहाँ पे देख पा रहे तो लाल रंग से तो अगर आप चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे लाल रंग आपका ये वाला रेड हिस्सा हो जाएगा। लाल रंग से जैसे ऊपर आप चलेंगे तो आपको ये तरंग दैर्ध्य आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे ये लेमड़ा आपका जा रहा है, तो तरंग दैर्ध्य आपके साइड में बढ़ रही है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है तो उस केस में अवरक्त मिलेगा, माइक्रो मिलेगा, रेडियो मिलेगा, है ना। यहाँ पे लिख पे रखा है दीर्घ तरंग दैर्ध्य, यानी कि तरंग दैर्ध्य बढ़ती हुई क्रम में। ठीक है, और साइड में आपकी तरंग दैर्ध्य घटती हुई क्रम में होगी। तो यहाँ पे आपको मिलेगा बैंगनी रंग, है ना। वॉयलेट से नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा बैंगनी, फिर एक्स मिलेगा, फिर आपको गांव मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम जाते हैं बच्चों, बल्कि लाल रंग से ऊपर, है ना, और बैंगनी रंग से ठीक है नीचे भी काफी विस्तार में फैला हुआ होता है। ये भाग आंख से तो दिखाई नहीं देता, परंतु इसकी उपस्थिति ऊष्मीय या रासायनिक प्रभाव से जानी जाती है, इसलिए इन्हें अदृश्य स्पेक्ट्रम यानी कि इनविजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, और लाल रंग से ऊपर जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चों, है ना, देखिए लाल रंग से ऊपर वाली तरंग दैर्ध्य है, लाल रंग यानी कि रेड से ऊपर वाली तरंग दैर्ध्य वाला भाग आपका जो ऊष्मीय प्रभाव दिखाता है अवरक्त स्पेक्ट्रम। ये पहला आपको अवरक्त मिलेगा, अवरक्त स्पेक्ट्रम, है ना, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम कहलाता है। बैंगनी रंग से नीचे जो छोटी तरंग दैर्ध्य वाला होगा जो रासायनिक प्रभाव दिखाता है वो कहलाएगा आपका पराबैंगनी स्पेक्ट्रम, यानी कि ये वाला, ये पराबैंगनी आपका स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, पराबैंगनी आपका स्पेक्ट्रम,
अल्ट्रावायलेट रेज, है ना। चलिए, तो अगर आपका एग्जाम में जाता है कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम आपको बनाना है, तो आप उसको तरंग दैर्ध्य के घटते या बढ़ते क्रम में लगा दीजिएगा। सबसे पहले आप ध्यान देंगे गामा की सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है, उससे ज्यादा एक्स की, उसके ज्यादा पराबैंगनों की, उसके बाद दृश्य भाग की, फिर अवरक्त की, फिर माइक्रो की, रेडियो। यानी कि रेडियो जो होगी आपकी रेडियो तरंगे, इसकी तरंग दैर्ध्य विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा होती है। और एक फॉर्मूला याद रखेंगे आप, एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे आवर्ती के लिए, न्यू बराबर आपको होता है सी अपॉन में लेमड़ा। यानी कि जिसकी तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम होगी उसके लिए न्यू आपका होगा मिनिमम। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, इसलिए रेडियो तरंगों की आवर्ती आपकी मिनिमम होगी, जबकि गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए इसकी आवर्ती सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को बनाइए, लिखिए, तो उस केस में आपको 7 ये जो भाग हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7, इनको तरंग दैर्ध्य के घटते या बढ़ते क्रम आपको लगाना होगा, व्यवस्थित करना होगा। ठीक है, अब एक एक के बारे में यहां से देखते चलेंगे, इनके गुणों के बारे में देखेंगे, इनके प्रयोग देखेंगे या उपयोग देखेंगे। ठीक है, और उनकी परास देखेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा रेडियो है, यहाँ पे आप रेडियो यानी कि मैक्सिमम से लेके स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हमारा यहाँ पर पहले रेडियो आया, तो रेडियो में बच्चों देखिए क्या होगा, ये रेडियो जो तरंगे होंगी आपकी वो क्या होंगी, रेडियो तरंगे चालक तारों में आवेशों की त्वरित गति से उत्पन्न होती है। ठीक है, इन तरंगों की खोज मार्कोनी ने, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके बच्चों कंपटीशन लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी, तो आप याद रखेंगे मार्कोनी ने, है ना। और कब की थी, 1895 में। ठीक है, में की। इसका आवर्ती परास 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज तक होता है। ठीक है, अब किलो को चेंज करने के लिए बच्चों क्या करा जाएगा, 500 गुना 1000 करा जाएगा, है ना। इसको चेंज कर लेंगे अगर हम, 5 गुना 10 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा हर्ट्ज। इस तरीके से 1000 मेगाहर्ट्ज तक होती है। ये तरंगे दोलन वैद्युत परिपथ यानी कि एलसी, ठीक है, में त्वरित तीव्रता से परिवर्तित होने के वाली वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न होती है। अब इसका जो उपयोग होगा बच्चों कहाँ होता है, इन तरंगों का उपयोग रेडियो टीवी के संचालन में, है ना, जनो संचालन में, पुलिस रेडियो प्रसारण में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको याद करना होगा। ठीक, दूसरा आपका सूक्ष्म तरंगे, अगर आप यहाँ पे देख पाए बच्चों, रेडियो के बाद माइक्रो, इसको सूक्ष्म तरंगों भी कहते हैं, यानी कि माइक्रोवेव भी कहते हैं इसको, या सूक्ष्म तरंगे भी कहते हैं बच्चों इसको। तो सूक्ष्म तरंगे क्या है बच्चों यहाँ पे आपकी, इन तरंगों की खोज कब हुई, 1888 में, है ना, में हर्ट्ज ने की थी। इन तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य परास होता है बच्चों, वो ध्यान रखेंगे आप, 10⁻³ मीटर से 0.1 मीटर तक आपका ये परास होता है, इसका तक होती है। ये तरंगे विशेष प्रकार की निर्वात नलिकाओं में, है ना, क्लाइस्ट्रॉन, मैग्नेटॉन अथवा गन डायोड में वैद्युत दोलन अथवा दोलनायमान आवेशों के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति गीगाहर्ट्ज की कोटि की होती है। ये ग्राही परिपथों के अंतराल में चिंगारियां उत्पन्न करती हैं। ठीक है, अब इसके कुछ उपयोग हैं। उपयोग यानी कि माइक्रोवेव आपका सभी का घरों में होता ही है बच्चों, इसमें जो यूज किया जाता है वो माइक्रोवेव का यूज किया जाता है, यानी कि माइक्रो तरंगों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ठीक है, कम तरंग दैर्ध्य के कारण ये एयरक्राफ्ट संचालन में उपयोग की जाती हैं, है ना। इसका उपयोग घरेलू उपयोग सूक्ष्म तरंग भट्टी में यानी कि माइक्रोवेव में होता है। ठीक है, इन तरंगों का उपयोग रेडियो और टेलीविजन इत्यादि के प्रसारण में किया जाता है। तो ये आपको बच्चों याद करने होंगे, इस पॉइंट्स को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। अब अवरक्त जाएगा। ठीक है, ये तरंगे गर्म पिंडों एवं अणुओं से उत्पन्न होती हैं, है ना। ये बैंड दृश्य स्पेक्ट्रम के निम्न आवर्ती या दीर्घ तरंग दैर्ध्य सिरे से संलग्नित होती हैं। इन तरंगों की खोज विलियम हर्शेल ने 1800 में की। पदार्थों की उच्च ताप पर गर्म करने से इन तरंगों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य आपको दे रखी है, आप तरंग दैर्ध्य याद कर लेंगे। ठीक है, इसका जो मुख्य स्रोत होता है बच्चों वो सूर्य होता है, या टंगस्टन लैंप होता है, सिलिकॉन कार्बन, है ना, वाला छल्ला। गुण, इसका भी गुण आपको याद करने होंगे बच्चों, ये गुण पूछ ले जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में आपसे।
इसका ऊष्मीय प्रभाव अधिक होता है इसका ऊष्मीय प्रभाव अधिक होता है, अधिक तरंगदैर्घ्य होने के कारण इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः इसकी वेदन क्षमता अधिक होती है ना। फलस्वरूप ये तरंगे कोहरे और धुंध में भी अधिक दूरी तक जा सकती हैं। ठीक है, तो पूछ लेते हैं कि धुंध में अधिक दूर तक कौन सी किरण जाएगी, तो आप बता सकते हैं अवरक्त तरंगे को हम यूज कर सकते हैं, अवरक्त तरंगों का प्रयोग कर सकते हैं या उपयोग किया जाता है। उपयोग अवरक्त तरंगे कोहरे एवं धुंध आदि के वातावरण में फोटोग्राफी में प्रयुक्त की जाती है, इससे अवरक्त फोटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अवरक्त तरंगे ऊष्मा प्रभाव उत्पन्न करती है, इसका कारण यह है कि अधिकांश पदार्थों में उपस्थित जल के अणु शीघ्रता से अवरक्त तरंगों का अवशोषण कर लेते हैं, जिससे कि वे गर्म हो जाते हैं। अवरक्त तरंगों के इस गुण के कारण पौधे गर्म होते हैं, है ना। 16 कुकरों को तथा ऊष्मकों में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसी गुण के कारण अवरक्त तरंगों का ऊष्मीय तरंगे भी कहते हैं, यानी कि इसको ऊष्मीय तरंग भी कहते हैं। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे। अवरक्त लैंप शारीरिक रोगों के उपचार में प्रयोग की जाती है। ठीक है, अवरक्त विकिरणें पृथ्वी को गर्म करने रखने अथवा ग्रीन हाउस प्रभाव के माध्यम से भूमंडलीय ताप बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो आप इन गुणों को अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। दृश्य प्रकाश जो आप जानते हैं विवर्ग के नाम से, है ना, यह वैद्युतचुंबकीय तरंगों का सर्वाधिक, है ना, सुप्रचलित रूप है। इसका अध्ययन सर्वप्रथम आइजैक न्यूटन ने सन 1666 में किया था, है ना, 1666 में किया था। ठीक है, इसकी तरंगदैर्घ्य प्रकाश 4 गुना, इसके 4-7 मीटर से लेके 7.0 कह सकते हैं, यहाँ 7800 कह सकते हैं। अगर यहाँ पे इसको 8 लिख दें, यहाँ पे 7.8 लिख दें यहाँ पे, तो यहाँ पर भी आपका 7800 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, नैनोमीटर तक होती है। ठीक, इसकी आवर्ती परास आपको दे रखी है, आप याद कर लेंगे। 4 × 10 के बाद इसके 14 हर्ट्ज से लेके 7.5 × 10 के बाद 14 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, उत्पत्ति क्या है, ये ताप दीप्त वस्तुओं तथा आयनिक गैसों द्वारा उत्पन्न आपकी की जाती हैं। इसके उपयोग याद कर लेंगे आप, है ना, कि इसका उपयोग पदार्थों की आणविक संरचना तथा परमाणुओं के बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉनों के विन्यास में किया जाता है ना। ये तरंगे मानव जीवन की ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है, ये तरंगे खगोल विज्ञान के लिए उपयोग की जाती हैं। आप इन पॉइंटों को याद कर लेंगे। चलिए अब आगे चल लेते हैं। पराबैंगनी तरंगे, अल्ट्रावायलेट, है ना, रेस कह सकते हैं, वेव्स कह सकते हैं। जॉन लीटन ने पराबैंगनी तरंगों की खोज 1801 में की। किसने की? जॉन लीटन ने। ठीक है, इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास आप देखेंगे कि कहां से कहां तक है, 4 एंगस्ट्रॉम से लेकर 6 एंगस्ट्रॉम तक है। ठीक है, इसकी आवर्ती परास देख लेंगे आप, 3 से 16 हर्ट्ज से लेकर 7.5 × 10 14 हर्ट्ज तक है। ठीक, उत्पत्ति देख लीजिए, यह विशिष्ट लैंपों तथा अति सूक्ष्म वस्तुओं द्वारा उत्पन्न की जाती है। सूर्य पराबैंगनी विकिरणों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, किंतु वायुमंडल की ओजोन परत के द्वारा अवशोषण के कारण ये तरंगे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, तो आप ये याद कर लेंगे। गुण देखिए, ये तरंगे शरीर में विटामिन डी बनाने में सहायक होती हैं। ये तरंगे प्रदीप्ति उत्पन्न करती हैं। ये तरंगे गैसों को आयनित कर देती हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद कर लेंगे। अब अगर इसके उपयोग देखते हैं बच्चों, तो उपयोग भी इसके इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा चैप्टर बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए। हर पॉइंट से आपका यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकता है। जब आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करवाए जाएंगे तो आपको वहाँ समझ में आएगा क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये फूड स्टॉक को संरक्षित करने में प्रयुक्त की जाती हैं, है ना। कम मात्रा में जब ये तरंगे हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो विटामिन डी उत्पन्न करती हैं। अस्पतालों में कुछ बीमारियों को चिकित्सा तथा ऑपरेशन थिएटर आदि को जीवाणु मुक्त करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इनको देख लेंगे बच्चों। अब आगे चलते हैं। एक्स किरणें, विद्युतचुम्बकीय तरंगों के एक्स स्पेक्ट्रम के यूवी भाग के पश्चात जो मिलता है आपको, यानी कि अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी भाग के बाद जो आपको मिलेगा बच्चों, वो क्या मिलता है आपको? एक्स किरणें मिलती हैं। ठीक है, जिसकी खोज 1895 में किसने की थी बच्चों? रोजन ने की थी। ठीक है, इसकी जो परास है बच्चों आपकी यहाँ पे 0.001 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में है इसकी परास। इसकी आवर्ती परास 3 × 10⁸ 18 हर्ट्ज से लेके
कहाँ तक है, 3 × 10⁻16 हर्ट्ज तक इसकी आवर्ती परास है। ठीक है। उपयोग बच्चों इसका, सबसे पहले तो इसका उपयोग जानते हैं बच्चों कि अगर कहीं फ्रैक्चर वैक्चर हो जाए तो उसका एक्सरे करवाने के लिए हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। उपयोग में देख लीजिए बच्चों, चिकित्सा के क्षेत्र में ये बीमारियों की पश्चात पहचान करने में, जैसे हड्डियों में क्रैक, गुर्दे तथा गोल ब्लैंडर में पथरी अथवा ट्यूमर के आदि के बारे में सूचना में देती है ना। इंजीनियरिंग में ये धातु उत्पादों की कमियां जैसे क्रैक, छिद्र आदि के बारे में बताती है ना। तो ये आपके उपयोग में काफी इंपॉर्टेंट है, इसका ज्यादातर हम यूज करते हैं, तो आप इसको देख लेंगे। सबसे आखिरी में आपका बच्चों जाता है गामा किरणें। ठीक है। तो ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के ऊपरी आवृत्ति के क्षेत्र में होती हैं और इसकी खोज बेकलर तथा क्यूरी ने सन 1896 में की थी। उसकी तरंगदैर्घ्य परास आपकी 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 10⁻10 मीटर तक होती है। इसकी आवर्ती परास दे रखी है बच्चों आपको यहाँ पे हर्ट्ज में, 3 × 10⁻22 से लेकर 3 × 10⁻18 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है। तो इसके आप गुण याद कर लेंगे। इन किरणों का उपयोग किस में किया जाता है, ये परमाणुओं के नाभिकों के अध्ययन में प्रयोग की जाती हैं, कैंसर सेलों के उपचार में प्रयोग की जाती हैं, इसका उपयोग शरीर में आवांशिक कोशिकाओं को नष्ट करने में किया जाता है। ठीक है। तो उस तरीके से बच्चों आप इसके गुणों को देख लेंगे।